रिस्टोरेशन भी हो गया, बट आई थिंक उसमें नियर बाय 17 ईयर्स लगे। शुरुआत हो गई थी 1976 में, जब कंप्लीट डिप्लोमेटिक रिलेशंस वर रीस्टोर्ड बिटवीन द टू कंट्रीज आफ्टर मोर देन अ डेकेड। एक तरीके से 15-16 साल के बाद भारत और चाइना के बीच में रिश्ते दोबारा ठीक हुए। आप कहोगे कितने ठीक हुए? कंप्लीटली डिप्लोमेटिकली तो ठीक हो गए थे, और डिप्लोमेटिकली चला है इंडिया चाइना के साथ हमेशा। देन आफ्टर दैट इन 1979 अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो उस वक्त के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, दूसरी भाषाएं बोलूं फॉरेन मिनिस्टर, तीसरी भाषाएं बोलूं विदेश मंत्री, वो पहले भारत के टॉप इंडियन लीडर थे जो चाइना विजिट करने गए थे आफ्टर 17 ईयर्स आफ्टर 1962 वॉर। उससे पहले 17 सालों में भी टॉप इंडियन लीडर नहीं गया था। आप कहोगे सर और कोई गया होगा? बिल्कुल गए होंगे भाई। आप कह सकते हैं जो ले राजनयिक जाता होते हैं हूँ हमारे भाई साहब। ऑफिसर वो लोग आई थिंक गए होंगे। राजीव आई थिंक उनकी डिस्कशंस तो हमेशा चलती रहती हैं। नाउ नेक्स्ट, लेटर राजीव गांधी जी हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू विजिट चाइना आफ्टर जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद राजीव गांधी जी, जो आई थिंक जवाहरलाल नेहरू जी के बाद पहले प्रधानमंत्री थे, जो असल में कौन थे? जो असल में जवाहरलाल नेहरू जी के देवते थे। देवते मतलब जवाहरलाल नेहरू साहब उनके नाना लगे। तो आई थिंक राजीव गांधी जी वो पहले प्रधानमंत्री थे जो जवाहरलाल नेहरू जी के बाद चाइना विजिट करने गए। अंडरस्टूड? आफ्टर दैट एम्फेसिस ऑन ट्रेड रिलेशंस बिटवीन द टू कंट्रीज। और जब से राजीव गांधी जी चाइना गए तब से चाइना के प्रेसिडेंट से उनकी मुलाकात हुई। आफ्टर दैट उनके बीच में एक रिलेशनल स्टडी हुई, और रिलेशनल स्टडी के बाद ये डिसाइड किया गया दैट नाउ बोथ द कंट्रीज विल बी रिंग ऑन इक्विटी ऑफ ट्रेड रिलेशंस, कि व्यापारिक संबंध हमारे बीच रिन्यू हो जाने चाहिए। अब आप सोच सकते हो, वैसे तो देखिए रिपोर्ट्स में तो ये बताया जाता है 38,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन आपकी ले ली। अदरवाइज ऑन रिकॉर्ड में बात करूं 72,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास जमीन आपकी ली गई थी अरुणाचल में। इतनी जमीन अरुणाचल में ले गया चाइना। आफ्टर दैट अक्साई चीन नियर बाय पूरा उड़ा के ले गया। जिसको वो अक्साई चीन मानता था उसको पूरे को उड़ा के ले गया। सियाचिन पे उसने जो है स्टे लगा दिया। सियाचिन ना हमारा माना जाता है ना उनका माना जाता है। उसके बाद भी रिस्टोरेशन करने में इंडिया सबसे आगे रहा, और आई थिंक आफ्टर 1979 राजीव गांधी जी की विजिट से इंडिया चाइना के रिलेशन रिस्टोर हो गए। तो चाइना को फर्क क्या पड़ा? चाइना को फर्क क्या पड़ा? और आई थिंक आप बिलीव करिए, आपको क्या लग रहा है अरुणाचल की आई थिंक 72,000 स्क्वायर किलोमीटर के अलावा उसमें जमीन नहीं हड़ती, हमेशा हड़ती है। व्हेन आई थिंक इन फ्रॉम 2004 till 2014 the government was of UPA 1 and then UPA 2 लीडेड बाय मिस्टर मनमोहन सिंह। हर एक साल चाइना ने जमीन हमारी अख्तियार की है। हर एक साल चाइना ने हमसे जमीन छीनी है, कब्जा की है। अंडरस्टूड? उस पर मैं अभी आई थिंक कह सकते हैं कि डिटेल में जाना नहीं चाहता, बिकॉज वो डिटेल एक अलग तरह की होगी। नेक्स्ट पॉइंट, इफेक्ट्स ऑफ साइनो इंडिया कॉन्फ्लिक्ट इन इंडिया अदर देन ऑन द गवर्नमेंट। अब आप कहोगे सर ये जो इंडिया चाइना का कॉन्फ्लिक्ट था जो 1962 के वॉर के बाद खड़ा हुआ था, ये बवाल जो खड़ा हुआ था, इसके इफेक्ट्स क्या थे? पॉजिटिव थे, नेगेटिव थे? ऑब्वियसली एवरी कॉइन हैज अ टू साइड। तो आई थिंक वी कैन से दैट कि यहाँ पर हमें वही बात करनी है कि साइनो इंडिया कॉन्फ्लिक्ट जो हुआ इंडिया के अंदर आफ्टर इंडिया चाइना वॉर इन 1962, गवर्नमेंट के अलावा इसके प्रभाव, इसके इफेक्ट्स दूसरी चीजों पर कितने और कैसे पड़े? फर्स्ट पॉइंट, अफेक्टेड ऑपोजिशन एज वेल। ऑब्वियसली भाई देखिए, अगर आपकी सरकार पे प्रभाव पड़ रहा है तो ऑपोजिशन उससे अछूता कैसे रह जाएगा? ऑपोजिशन इज ऑल्सो विद द गवर्नमेंट और विदाउट द गवर्नमेंट, बट इट इज द पार्ट ऑफ अ गवर्नमेंट इन एन इनडायरेक्ट वे। तो असर तो ऑपोजिशन पर भी पड़ता है, क्योंकि ऑपोजिशन को क्या पॉलिसी लेनी है उसके बाद वो अलग तरीके से डिसाइड करते हैं। तो ऑब्वियसली साइनो इंडिया इंडियन कॉन्फ्लिक्ट affected the government along with the opposition as well. Second point, the rift between China and USSR went on a high. इस साइनो इंडियन कॉन्फ्लिक्ट के बाद यूएसएसआर और चाइना के बीच में जो रिफ्ट अभी तक एक साइलेंट वे में चलता था, बिकॉज कहने को यूएसएसआर और चाइना दोनों कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को फेवर करते हैं, बट यूएसएसआर इज अ सोशलिस्ट काइंड ऑफ मोर, तो ज्यादातर सोशलिस्ट काइंड ऑफ को फेवर करता है। बट यूएसएसआर के चाइना के साथ कभी दोस्ताना रिश्ते नहीं रहे हैं, बिकॉज चाइना और यूएसएसआर की पॉलिसी में जमीन आसमान का अंतर है। और यूएसएसआर और इंडिया के बीच के रिलेशन थोड़े अलग लेवल पर चलते हैं, ठीक है, शुरू से ही। तो आई थिंक जब ये रिफ्ट हुआ इंडिया और चाइना के बीच में, इसकी वजह से चाइना का यूएसएसआर से भी रिफ्ट काफी बढ़ा। आप कहोगे कितना बढ़ा? इतना बढ़ा कि रशिया और चाइना ने अपनी आर्मी एक दूसरे के पैरेलल खड़ी कर दी कि कब कौन सी पहली गोली चला दे, और दूसरी गोली इतनी चलेंगी कि आई थिंक पता नहीं चलेगा किसी की फौज का। तो आई थिंक चाइना एंड यूएसएसआर वर बोथ अ कंट्रीज which also came in a rift on a very high level, because USSR was not in favor of such a policy of such an, आप कह सकते हैं कि devastating attack, that too
इन एन अनएथिकल वे। यूएसएसआर इसके फेवर में नहीं था, इसलिए उसने चाइना का विरोध किया। थर्ड पॉइंट, द अबव लीडिंग टू द फॉलोइंग, इसकी वजह से परिणाम क्या हुए, रिजल्ट क्या हुए, देख लेते हैं। फैक्ट चेक, फर्स्ट क्रिएटेड डिफरेंसेस बिटवीन द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सस्टेनिंग विद टू फैक्शंस इन द। इस वॉर के बाद जो इंडिया के अंदर इसके इफेक्ट देखने को मिले वो ये मिले कि इससे पहले तक इंडिया के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी एक ही हुआ करती थी, जिसका नाम हुआ करता था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया या द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में सीपीआई। इसके बाद भारत के अंदर आइडियोलॉजिकल बेसिस पर सीपीआई के अंदर ही जो मेंबर्स थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के, उन्हीं मेंबर्स की आइडियोलॉजीज में दो टुकड़े हो गए, बिकॉज उधर यूएसएसआर और चाइना आपस में रिश्ते में आए, आपस में भिड़े, इधर सीपीआई भी दो धड़ों में टूटी। दैट टू डिवाइडेड इनटू टू फैक्शंस। आप कहोगे मतलब फैक्शंस तो पहले भी उसके दो ही थे, मगर फिर भी एक दूसरे से कहीं ना कहीं वो सहमति में चल रहे थे। दैट्स व्हाई ऑल द मेंबर्स कंटेनिंग इवन टू आइडियोलॉजीज विद इन द सेम पार्टी बिलोंग्ड टू द सेम पार्टी। अंडरस्टूड। बट आई थिंक यूएसएसआर और चाइना जब आपस में एक दूसरे के सामने खड़े हो गए, तब तो इस पार्टी का टूटना तय। तो देख लेते हैं, इस पार्टी के दो फॉर्म्स थे, इसमें दो फैक्शंस थे। पहला जो धड़ा था इस पार्टी का सीपीआई का, वो प्रो यूएसएसआर फैक्शन था, यानी कि प्रो यूएसएसआर यानी कि यूएसएसआर की आइडियोलॉजी को फेवर करने वाले लोग थे उसमें। रिमेन विद इन द सीपीआई फर्दर मूविंग टुवर्ड्स द क्लोजर टाइज विद द कांग्रेस। ये जो यूएसएसआर को फेवर करने वाले मेंबर थे सीपीआई के, उन्होंने सीपीआई के अंदर ही रहना अपने आप को बेहतर समझा कि हम सीपीआई से बाहर नहीं जाएंगे, और आने वाले वक्त में वो कांग्रेस के साथ एलआई भी हो गए, यानी कि कांग्रेस के क्या हो गए, कांग्रेस के सहमति दल भी हो गए, या आप कह सकते हैं साथ देने वाला दल भी हो गए। सेकंड पार्टी यानी कि सेकंड फैक्शन विद इन सीपीआई वाज प्रो चाइना। सेकंड फैक्शन वो था जो चाइना को फेवर करता था। अंडरस्टूड। ये एक ऐसा फैक्शन था, ये कांग्रेस के खिलाफ था। कांग्रेस छोड़िए, देश के खिलाफ था। कांग्रेस खुद ही देश के खिलाफ चल रही थी भाई, चाहे इनडायरेक्ट और डायरेक्ट वे में, और ये कांग्रेस के भी खिलाफ था, और ये कंप्लीटली चाइना की आइडियोलॉजी को फेवर तब भी करता था, आज भी करता है। इनसे बड़े देशद्रोही हमारे देश में कभी हुए ही नहीं, क्योंकि आई थिंक जितने वॉर्स हमारे देश में हुए हैं उनमें इन लोगों का हाथ है। आप कहोगे कैसे, इंटेलेक्चुअली, ठीक है ना। दे आर विद देम इंटेलेक्चुअली, दे वर विद देम इंटेलेक्चुअली एंड दे विल रिमेन विद देम इंटेलेक्चुअली। आते यहाँ का है, वहां का गाना गाते हैं, इनकी फितरत ही ऐसी होती है। अंडरस्टूड। अगेंस्ट एनी टाइज विद द कांग्रेस। तो ये कहा भी जाता है ना, 1962 में जो चाइना का वॉर इंडिया से हुआ था, उसमें किसी ना किसी तरीके से आप कह सकते हो कि मुखबिरी के स्तर पे कह लो या सिक्योरिटी के स्तर पे कह लो, जो देश के सीक्रेट्स थे वो इस पार्टी ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय हुक और क्रुक चाइना तक पहुंचाए थे। इसीलिए तो चाइना इतनी डीपली अफेक्ट कर गया था इस कंट्री को। दूसरी बात, ये जो प्रो चाइना फैक्शन था, ये कांग्रेस के भी खिलाफ था, और सो कॉल्ड देश के अंदर चलने वाली जो पॉलिसीज है उनके भी खिलाफ था। तो ऑब्वियसली जब वो देश की पॉलिसीज के भी खिलाफ है, देश की सरकार के भी खिलाफ है, देश के अंदर सरकार में जो पार्टी बैठी हुई है उसके भी खिलाफ है, जो भी देश के लिए पॉलिसीज उस तरह के नहीं बना पा रही है जिन पॉलिसीज पर देश को चलना चाहिए, तो आई थिंक फिर वो कंप्लीट किसके खिलाफ होंगे, आप समझ सकते हैं। तो आई थिंक दे वर कंप्लीटली इन फेवर ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ चाइना। नेक्स्ट पॉइंट 1964 में देख लेते हैं। The party was split and the leaders of the pro-China faction formed a new party named the Communist Party of India, Marxist. एज अ रिजल्ट क्या हुआ, दोनों पार्टियों के बीच में वैचारिक मतभेद हुए, और दोनों पार्टियों के लीडर्स ने बहुत प्यार से बोला कि अब हमें एक दूसरे से जाना चाहिए, क्योंकि अब हमारी रोटी एक थाली में रही है। दैट्स व्हाई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वाज ब्रोकन इनटू टू पार्ट्स इन 1964। और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एक तरफ हो गई, जो आई थिंक प्रो कांग्रेस थी, जो आई थिंक प्रो यूएसएसआर आइडियोलॉजी थी, और दूसरी तरफ एक बड़ा धड़ा उस पार्टी का टूटकर उसने एक दूसरी पार्टी बना ली, जिसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, जो प्रो चाइना आइडियोलॉजी थी। और आप विडंबना देखिए, प्रो यूएसएसआर आइडियोलॉजी वाली जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी वो खत्म हो चुकी है आज, लेकिन चाइना को सपोर्ट करने वाली है, चाइना की आइडियोलॉजी को सपोर्ट या प्रो करने वाली जो हमारी पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, जिसके हेड, जिसके प्रेसिडेंट येचूरी साहब हैं, वो आज भी वो पार्टी जिंदा है। सीपीआईएम, जो आई थिंक अपने आप को गरीबों का मसीहा कहते हैं। लास्ट पॉइंट फॉर टुडे, नोट, in the wake of China war, many leaders of CPIM were arrested for being pro-China against their own country India। अब ये नोट मैंने आपको इसलिए लिख के दिया है। मैंने अभी आपको एक बात बताई थी that the leaders of CPIM, देखिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के अंदर जो लीडर्स रह गए, those were in favor of USSR आइडियोलॉजी, उन्होंने देश के साथ गद्दारी नहीं की। उनके मतभेद ही उन लोगों से इसलिए हुए क्योंकि उनको पता था that they supported China directly plus indirectly।
plus intellectually. In every way they supported China during Indo-China war. That's why उन्होंने कहा था कि पार्टी अब हम 2 टुकड़ों में बांट लेनी चाहिए, हमारी आइडियोलॉजी आपसे मेल नहीं खाती। इसकी मिसाल यहाँ पर है कि जब चाइना के साथ भारत का युद्ध हुआ, तो सीपीआईएम जो बाद में सीपीआईएम बनी, उस वक्त तो सीपीआई के अंदर थी वो, लेकिन 1964 के अंदर ये पार्टी टूट गई। तो सीपीआईएम के जो लीडर सीपीआईएम में गए, उन लीडर्स को अरेस्ट किया गया सिर्फ इसलिए कि आपने भारत और चाइना के युद्ध के समय पर चाइना को अपना पूरा सपोर्ट लेज किया। आप एक तरीके से उनके इनविजिबल एलाइज थे, भारत के अंदर बैठकर भारत के ही विरोध में काम कर रहे थे और चाइना के सपोर्ट में काम कर रहे थे, फॉर विच दे वर अरेस्टेड एंड दे वर पुट इनटू जेल। जिसके बारे में येचुरी साहब आज कहते हैं कि हमने देश के लिए बलिदान दिया है, हम जेल में पड़े रहे, हमें कांग्रेस ने ऐसे किया वैसे किया। भाई देखिए, वो थोड़े, आप चोर चोर मौसेरे भाई तो थे, उन्होंने गलती जानबूझ के की थी, अंडरस्टूड, और आपने तो गलती जानबूझ के नहीं की थी, आप तो करना ही चाहते थे गलती। जानबूझ के तो ये होती है कि हमारे दिमाग में कोई थॉट आया कि हमें इससे कोई चीज फायदा में आ जाए, वी विल बी गेनिंग समथिंग फ्रॉम इट, देन आफ्टर दैट वी डू इट। बट एक चीज होती है, हमें करनी है, हम है ही ऐसे, तो आप तो उनसे भी गए गुजरे। So I think for today, I think it is complete. Now I think after that we will be moving on to next content tomorrow. Come on to the screen, please. Come on to the screen, please.